12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टेड डबल इंजन वाले प्लेन 571 टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सेंटियागो में। प्लेन में मौजूद है कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर और उनके साथ है उनके कुछ फैमिली तो उनके कुछ फ्रेंड्स। और टोटल 45 पैसेंजर हैं। सभी के सभी मस्ती में हैं, आपस में बातचीत और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई है। लेकिन शायद ही उनमें से किसी को ये बात पता नहीं थी कि ये मुस्कुराहट आगे चलकर रूह कांप जाने वाली दुविधा में बदलने वाली है। प्लेन यूरुग्वे से चिली देश की राजधानी सेंटियागो के लिए टेक ऑफ करती है। ये उड़ान कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी, क्योंकि आमतौर पर यूरुग्वे से सेंटियागो जाने में तकरीबन 3 घंटे ही लगते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए तो यदि हमें दिल्ली से मुंबई जाना हो तो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और प्लेन 1 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यानी कि 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है। रास्ते में आती है एंडीज की खूबसूरत पहाड़ियाँ। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हिमालय के बाद सेकेंड नंबर पे यही आता है, जो इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आती है। पायलट जूलियो फेराडास, जिनको एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से 29 बार फ्लाई किए थे, इससे पहले कोई भी घटना नहीं घटी थी, लेकिन इस बार शायद नियति कुछ और ही चाहती थी। प्लेन को टेक ऑफ किए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक उस पहाड़ियों में तूफान आ जाता है। पायलट ने डिसाइड किया कि ऐसी कंडीशन में फ़्लाइट ज़्यादा आगे तक लेकर जाना ये सही नहीं होगा। वहीं के करीब अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराने के लिए पायलट ने वहां के एटीसी से परमिशन मांगी। प्लेन को रात भर के लिए लैंड करा देने का परमिशन मिल गया। अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 को फिर से सेंटियागो के लिए टेक ऑफ किया। 1 घंटे तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब समय आ गया था सब कुछ उथल पुथल होने का। प्लेन सेंटियागो के काफ़ी करीब पहुंच गया था, लेकिन था अभी भी उन पहाड़ियों में ही। सेंटियागो शहर के पास बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। प्लेन को लैंड कराने के लिए जब नीचे की ओर किया जा रहा था तो अचानक एक बहुत ही बड़ी टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में धीरे धीरे खराबी आ रहा होता है। साथ ही पायलट ने देखा कि अचानक से एक सफ़ेद बादलों ने पूरे प्लेन को ढक लिया है। अब आगे का रास्ता साफ नहीं देखा जा रहा था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद पायलट ने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। पायलट ने देखा कि आगे एक बहुत ही बड़ी पहाड़ की चोटी आ रही है। वे प्लेन को ऊपर लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब प्लेन को ऊपर की ओर ले रहे थे तो प्लेन के पीछे का भाग ग्लेशियर से टकरा जाता है, जिससे प्लेन का पीछे का भाग टूटकर हवा में उड़ जाता है। साथ ही कुछ सर्वाइवर भी पीछे की ओर से फ्लाई कर जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी टकराकर टूट जाता है, जिसके कारण कुछ और सर्वाइवर फ्लाई कर जाते हैं। फिर राइट विंग भी टूट जाता है और अंत में प्लेन का फ्रंट पोर्शन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर पर गिरता है और स्क्रैप होते हुए एक पहाड़ी से लास्ट टकराव होता है। पूरे प्लेन चकनाचूर हो जाता है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से टूट जाता है। उसकी सीटें प्लेन के बेस से बाहर आ जाता है, जिसमें कुछ पैसेंजर सहित 2 पायलट बुरी तरह मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज एंडीज के किसी अनजान पहाड़ी पे टूटा पड़ा है। प्लेन जब यूरुग्वे से उड़ान भरा था तो कुल 45 पैसेंजर थे, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अब सिर्फ 33 पैसेंजर ही जिंदा बचे हैं, जो इस मौत के मुंह से बाहर आए थे।
किसी को कम चोटें आई तो किसी को बेहद दर्दनाक चोटें। लेकिन दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि उन बचे हुए सर्वाइवर के साथ आगे क्या हुआ। इस हादसे के बाद अधिकतर सर्वाइवर घायल थे, लेकिन इनमें से 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिनको बहुत कम चोटें आई थी। पहले 19 साल के रोबोटो उकनेसा और दूसरा 20 साल के गुस्तावो जर्विनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी रह चुके हैं। ये प्लेन में दबे हुए सर्वाइवर को बाहर निकालते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जितना इनसे हो पा रहा था उतना इन दोनों ने किया। प्लेन सैंटियागो में समय पर न पहुंच पाने के कारण चिली देश द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। लगातार 2-3 दिन तक रेस्क्यू होती रही, लेकिन वो इस प्लान को अंजाम दे पाने में नाकामयाब रहे। प्रॉब्लम यहाँ यह थी कि प्लेन वाइट कलर का था। जहाँ ये क्रैश हुआ था वहाँ चारों तरफ सफ़ेद ग्लेशियर ही ग्लेशियर था, जिसके कारण खोज पाना बहुत ही मुश्किल भरी बात थी। 13 अक्टूबर की उस रात को बचे पैसेंजर सोच में डूबे थे कि कल कोई न कोई हमें तो लेने आएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। चारों तरफ ग्लेशियर होने की वजह से ठंड भी बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वे सभी रात बिताने के लिए प्लेन के टूटे हुए जो कुछ भाग थे उससे प्लेन के पीछे का भाग क्लोज्ड किया, जिससे ठंड कुछ कम हो सके। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे देश से 11 हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं, लेकिन ये कोशिश भी बेकार रहती है। सर्वाइवर नए नए आइडियाज़ लगाते हैं, जैसे लिपस्टिक से प्लेन पे SOS लिखने में, सूटकेस से क्रॉस बनाने में, ताकि हमें किसी तरह ढूंढा जा सके। लेकिन सर्वाइवर की ये कोशिश भी बेकार रहती है। उस दिन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरता है। ये सभी हाथ हिलाते रह जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 15 अक्टूबर 1972 को पता चला कि जो थोड़ा कुछ खाना था वो भी अब ख़त्म हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके किसी भी तरह खाया जा रहा है। रेस्क्यू करने गए टीम को भी कोई जानकारी नहीं मिली कि कहां पर है वे सभी सर्वाइवर। तकरीबन 10 दिन तक रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिला, जिसके कारण उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। एक्सीडेंट के तकरीबन 11 दिन हो गए थे। अब खाना पूरी तरह खत्म हो गए। दूर दूर तक पेड़ पौधे या कोई जानवर भी नहीं दिख रहे थे जिससे उसे मारकर खाया जा सके। भूख बर्दाश्त कर पाना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर सबने डिसाइड किया कि प्लेन के सीट की जो कॉटन होती है उसे ही खाया जाए, लेकिन इससे वे और भी ज़्यादा बीमार हो रहे थे। अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसी में से एक सर्वाइवर ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिससे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि अब हमें ज़िंदा रहना है तो हमें अपने ही मरे हुए दोस्तों और फैमिली का डेड बॉडी खाना पड़ेगा, लेकिन सबने ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ दिन और बीत गए। अब भूख के कारण मरने वाली स्थिति हो गई थी। फिर सभी ने सोचा कि इन डेड बॉडीज को खाने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। मरता क्या न करता, सभी ने डिसाइड किया कि वे सभी अपने ही मरे हुए दोस्तों फैमिली वालों को मीट खाएंगे, और ऐसा ही किया। क्रैश के 16 दिन बाद ये रियलाइज करते हैं कि अब खाने के लिए ये फूड भी खत्म हो रहे हैं। उस रात अचानक बिजली कड़कने की आवाज़ें सुनी और कुछ ही देर में ग्लेशियर खिसकते हुए पूरे प्लेन को ढक लेता है, जिससे 8 पैसेंजर और मारे जाते हैं। जो रहने के लिए इन्होंने बनाया था वो भी टूट गया। हालात इससे बुरी और हो नहीं सकती थी। न तो खाना, न तो पानी और न तो रहने की व्यवस्था। फिर सभी ने रियलाइज किया कि कुदरत भी हमारा तब तक साथ नहीं देगी जब तक हम खुद से प्रयास न करें। कोनेसा, पराडो और विजिंटिन
इन तीनों सर्वाइवर ने डिसाइड किया कि अब हमें कोई बचाने नहीं आने वाला है, हमें खुद से ही प्रयास करना होगा। अपने साथ कुछ ज़्यादा खाने का सामान और कुछ गर्म कपड़े लेते हैं ताकि सरवाइव करने में खुद सुरक्षित रह सकें। क्रैश पॉइंट से निकले 33 दिन हो चुके थे। फिर इन्होंने देखा कि प्लेन के एक साइड का विंग टूटकर यहाँ गिरा है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा कि प्लेन का टेल यानी प्लेन का पीछे का भाग यहाँ पर गिरा पड़ा था। फिर उन तीनों सर्वाइवर ने रियलाइज किया कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन शायद वे इस बात से अनजान थे कि वे जो सोच रहे वो हकीकत नहीं है। क्रैश होने से पहले पायलट ने आखिरी बार एक स्टेटमेंट दी थी कि हम क्यूरुको शहर को पार कर चुके हैं। इस उम्मीद में वे वेस्ट के साइड चलते रहे, लेकिन को पायलट को खुद भी ये आइडिया नहीं था कि वे प्लेन को कहाँ ले जा रहे हैं। लोकेशन से पता चलता है कि सेंटियागो से 89 किलोमीटर ईस्ट में है, यानी कि एंडीज की पहाड़ियों के बीचों बीच। इनके पास न तो मैप है और न तो कंपास जिससे लोकेशन का पता लगाया जा सके। चलते चलते उन तीनों की हालात बहुत बुरी हो चुकी थी। तो उन्हीं में से एक सर्वाइवर विजिंटिन कहते हैं, अब हमसे आगे चला नहीं जाएगा, तुम दोनों आगे जाओ और किसी से हेल्प मांगो। फिर विजिंटिन वहीं से लौट जाते हैं। काफ़ी समय लगातार चलते रहने के बाद फिर इन्हें दूर से दिखाई देता है कि एक और पहाड़ी है जहां बर्फ़ नहीं है। ये रियलाइज करते हैं कि अब हम सही डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं। इनका ये शक सही निकलता है। ये लगातार चलते रहते हैं। फिर इन्हें दिखाई दिया इंसानों के कुछ प्रेजेंस। फिर इन्हें दिखाई पड़ता है एक आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। यदि इन्हें आगे जाना है तो सबसे पहले रास्ते में आगे इन बहती हुई नदी को पार करना होगा, लेकिन ऐसी हालात में ये कोई आसान काम नहीं था। ये खूब जोर जोर से आवाज़ें देते हैं, लेकिन नदी की तेज़ बहता साउंड के कारण आवाज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। फिर कुछ समय के बाद घोड़े पर सवार उस शख्स की नज़र इन पर पड़ती है और ये देखते हैं कि ये दो लोग खूब जोर जोर से हाथ हिलाकर कुछ कह रहे हैं। ये भी हाथ दिखाते हैं और कहते हैं मैं कल आऊँगा। कल सुबह ये दो लोग से आते हैं और अपने साथ एक पेपर और एक कलम लेकर आते हैं। इन्होंने लिखा कि तुम्हें जो भी कहना है इस पेपर पर लिखो। कोनेसा और पराडो को पहली बार ये मौका मिल रहा था इस खबर को दुनिया तक पहुंचाने की। वे लिखते हैं, मैं यूरुग्वे देश से हूँ, हमें सेंटियागो जाना था, लेकिन रास्ते में हमारा प्लेन क्रैश हो गया है। हमारे कुछ साथी मारे गए हैं तो कुछ अभी भी जिंदा बचे हैं। हम सभी कई दिनों से भूखे हैं। हमारी स्थिति बहुत जटिल है, प्लीज़ हमें बचा लो। ये लिखकर पत्थर से लपेटकर नदी के उस पार फेंक देते हैं। वो इस लेटर को पढ़कर समझ जाता है और उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, 2 महीने पहले एक प्लेन लापता हो गया था। ये वही घायल सर्वाइवर है क्या? वेस्ट की दिशा में घोड़े पर सवार लगातार 10 घंटा की दूरी तय करने के बाद वहाँ के सबसे करीब शहर में पहुँचते हैं और वहाँ के आर्मी कमांड को ये बातें बताई जाती हैं, जो सेंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करते हैं और क्रैश के 70 दिन बाद इन बचे हुए सर्वाइवर के लोकेशन का पता चलता है और 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं रेस्क्यू में। जब ये रेस्क्यू टीम क्रैश पॉइंट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं इन लोगों की हालात बदतर हो चुकी है। इन सबको रेस्क्यू कर सेंटियागो के आर्मी हेडक्वार्टर में लाया जाता है और ये खबर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश खबर बन जाता है। इस घटना ने दुनिया को एक बहुत ही बड़ा सीख दी है। इससे हमें एक चीज़ रियलाइज होता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें आखिरी दम तक हार नहीं मानना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।